हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरु जीवन में। जैसा कि बायोलॉजी का जो सेक्शन है 1000 क्वेश्चन का है ना, 2000 क्वेश्चन का, वो हम लोग चला ही रहे हैं। तो उसमें जो है आज एक नया वीडियो है जो आप लोगों को इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो परीक्षा में बहुत बार परीक्षा में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सब पर बात होगी। तो बिना देर के हुए चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, है ना। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि सफलता का मतलब जो है वो गुरु जीवन है। यहाँ केवल स्टडी टू स्टडी बात होती है। चलिए आइए हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। पहला स्लाइड है ना, तो पहले स्लाइड पर हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, आइए हम लोग सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी, एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बहुत मेहनत किया जाता है सारा कंटेंट इकट्ठा करने में। तो अगर आपको लगता है कि मेहनत है ही इसमें, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा वीडियो को। आइए देखते हैं, मानव रक्त में पाए जाने वाला कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का परिवहन कराता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है ये एक तरीके से आरबीसी जो हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड में हमारा लोहा होता है और लोहा के साथ एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर, इन्हीं दोनों से मिलकर के हीमोग्लोबिन बनता है। ये हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को ले जाता है लंग्स से कोशिका के अंदर, माइटोकांड्रिया के अंदर, और उसको जलाने का काम, तो परिवहन करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। याद रखना, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? भाई कैल्शियम की आवश्यकता होती है रुधिर के जमने के लिए। रुधिर के जमने किस खनिज की आवश्यकता होती है? यहाँ थोड़ा सा कुछ दिक्कत ले रहा है। पोटेशियम की होती है वो, पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम जो तत्व होता है वो खून को जमाने के लिए सहायक होता है ना। ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा इस चीज़ को, कैल्शियम नहीं पोटेशियम। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिका आरबीसी शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? तो प्लीहा में। इसीलिए जो होता है प्लीहा को रक्त का जो होता है ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, जिसको कब्रिस्तान कहते हैं। खून का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। और खून बनता कहाँ है? तो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में बनता है। और मरता कहाँ जाता है? तो प्लीहा में जाता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है ना। अभी जो हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है आरओ का समीक्षा अधिकारी का, उसमें ये खुद ही क्वेश्चन पूछा था कि रक्त क्या है। तो वहाँ से देखेंगे ये क्वेश्चन मैच करेगा, है ना। तो महत्वपूर्ण है, सभी बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर। दिल का दौरा पड़ रहा है कि उससे पहले का एक घंटा जो है गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। अगले स्लाइड पर चलते हैं, महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन पर बात करते हैं। यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ है, तो उनकी संतान का रक्त कौन सा वर्ग होगा? ए ओ होगा। देखिए कैसे होगा। जो पिता का रक्त ए है तो ए, हम इसको कैसे इसको बनाते हैं थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा दूं ताकि आप समझ पाएँ। तो ए ब्लड ग्रुप जो रहता है आई ए, और इसमें हो जाएगा आई ओ, और जो ओ रहता है इसमें क्रॉस करेंगे तो आई ओ। अब अगर आई ए आई ओ का क्रॉस होगा तो आई ए और ओ बनेगा, और एक भी ए आएगा तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, है ना। और इसका क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? आई ए आई ओ, ठीक है। और इसका करेंगे तो आई ए आई ओ, और इसका करेंगे तो आई ए आई ओ होगा, है ना। इसका मतलब है कि 50% जो होता है ए आ रहा है और 50% ओ आ रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाए। किस रक्त समूह वाले को सार्वभौमिक प्रवक्ता कहते हैं? ये देखिए, ये प्राप्तकर्ता कहते हैं, यानी सर्वग्राही जिसे हम कहते हैं। जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो सबसे ब्लड ले सकता है, और ब्लड ग्रुप बी ओ वाला जो होता है सबको ब्लड दे सकता है। इसलिए ओ जो होता है सर्वदाता और ए बी जो होता है वो सर्वग्राही कहलाता है, ठीक है। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट निर्माण करता है। कौन करता है? लिम्फोसाइट जो होता है वो निर्माण करता है रुधिर में प्रोटीन का। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को किस रोग के नाम से जाना जाता है ना। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर WBC की मात्रा बढ़ जाएगी तो रक्त कैंसर हो सकता है या ल्यूकेमिया हो सकता है। शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शर्करा का नियंत्रण करना। कहाँ पाया जाता है? तो पैंक्रियाज, एक जो होता है पैंक्रियाज होता है जिसको अग्नाशय कहते हैं, इससे हार्मोन निकलता है और ये शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है, याद रखना है। अगले स्लाइड पर चलते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग ने की थी इंसुलिन की खोज।
जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम जो होता है वो जैविक क्रिया को तेज करता है, यानी जैविक जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसको तेज कर देता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए अगर ऊपर हम जाएंगे तो रीज़न क्या है, ऊपर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो हमको सांस लेने में दिक्कत होगी, तो हमको ज़रूरत पड़ेगी शरीर में कि भाई ज़्यादा आरबीसी पैदा करो। आरबीसी ज़्यादा रहेंगे तो वो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को कैप्चर कर पाएंगे जितना मिल रहा है। तो ये जिससे किसके कारण क्या होता है, इसकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की बढ़ जाती है। मानव शरीर में इसीलिए आप देखते हैं ना, जो पहाड़ी एरिया पे लोग रहते हैं एकदम लाल लाल उनका चेहरा नहीं रहता है, इसलिए खून, क्योंकि आरबीसी बढ़ जाती है। मानव शरीर में एनीमिया रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड से एक और कमी होती है, इसको B9 कहते हैं, और इससे एक और कमी होती है B9 से, फॉलिक एसिड से, जो होता है मुंह के जो छाले होते हैं, है ना, मुंह के जो छाले होते हैं वो भी फॉलिक एसिड की कमी से होते हैं, ये याद रखना आप। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की एओर्टा जो है ना, एओर्टा ये मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। सीधा ब्लड इससे निकलता है और पूरे शरीर में फैलता है, याद रखने का। आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो ग्रेट सैफनी शिरा, यह पैर में उपस्थित होता है ना, ग्रेट सैफनी शिरा। रक्तचाप मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्पिग्रोमैनोमीटर। बिल्कुल गलत है, देखिए स्फैग्नोमैनोमीटर होता है, यहाँ गलत हो गया टाइपिंग में। स्फैग्मो मैनो, है ना, स्फैग्मोमैनोमीटर ये होता है। स्फैग्नोमैनोमीटर ये होता है किसका? तो ये होता है रक्तचाप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त समूह AB वालों को सार्वभौमिक ग्राही क्यों कहा जाता है? अरे भाई, सार्वभौमिक ग्राही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता और ये किसी से भी ब्लड ले सकता है ना, तो इसलिए क्या है, सर्वदाता है। और सर्वग्राही कौन सा? AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों कहा जाता है? अच्छा, ये सर्वग्राही है तो इसलिए क्योंकि एंटीबॉडीज में नहीं पाया जाता और एंटीजन ब्लड ग्रुप O में नहीं पाया जाता, इसलिए वो क्या है, सर्वदाता है। AB क्या है, याद रखिए, AB सर्वग्राही, O सर्वदाता। ठीक है। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है एक प्रकार का, जो हमारे शरीर में सुरक्षा करता है रोगों से लड़ने के लिए। रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करने का कार्य कौन करता है? हृदय। जो हार्ट होता है पंप करता है, हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर में बटा होता है। हमारा जो रक्त होता है वो खुला परिसंचरण होता है। ठीक है, हमारा जो ब्लड होता है वो गर्म ब्लड होता है, यानी गर्म खून वाला ब्लड। ठीक, याद रखना है इसको। आगे चलते हैं। रिसेपिन नामक औषधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रिसेपिन नामक उपयोग उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए किया जाता है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? तो 2 लाख से अधिक होनी चाहिए, 2.5 लाख 3 लाख तक होता है लगभग। ठीक है, इससे ज़्यादा भी होना खतरा है और इससे कम भी होना खतरा है। ठीक, 2 लाख से अगर कम हो जाएगा तो दिक्कत है, और 2 लाख से अगर ज़्यादा हो रहा है, 2.5 लाख तक हो रहा है, सही, उससे ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। जो है रक्त में ग्लूकोज की अगर वृद्धि होती है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। निम्न रक्तदाब को क्या कहा जाता है? तो हाइपोटेंशन कहा जाता है। अगर ब्लड प्रेशर लो है तो उसको हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं, यानी कम रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप दाब को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन कम रक्तचाप, और ज़्यादा जो है दाब बढ़ गया तो अब ये कितना होता है? देखिए, जो रक्तचाप होता है वो 80 से 120 mmHg होता है ना, मिलीमीटर पारा। तो अगर ये ब्लड प्रेशर इतने से कम हो गया, ये 80 से कम हो गया, 70 हो गया, इधर ये घट करके 110 हो जा रहा है, इसको कहेंगे ब्लड प्रेशर लो। और इससे अधिक हो जाए, जैसे 90 हो गया या 100 हो गया और इधर बढ़ करके 140 हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है, ज़्यादा बढ़ गया, हाई है ब्लड प्रेशर। चलिए आगे अगले वाले पर चलते हैं, स्लाइड पर। दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन के स्राव में कौन सी ग्रंथि प्रमुख भूमिका है? पीयूष ग्रंथि निकालता है। ऑक्सीटोसिन को
जो होता है प्रेम ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता, प्रेम हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पायरुवेट हार्मोन रक्त की किसकी मात्रा को विनियमित करता है? तो कैल्शियम और फास्फेट को ये नियमित करता है। मानव शरीर के किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित रहता है? तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसमें आयोडीन होता है। कहाँ से निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्राव हार्मोन कौन है? TSH होता है, जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। लड़ो उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? एड्रीनेलिन, है ना। तो लड़ो उड़ो जो बहुत ज़्यादा लड़कों के अंदर देख रहे हैं, बच्चों के अंदर जो झगड़ा करने की, लड़ने की, या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की, तो एड्रोनेलिन जो हार्मोन होता है ना, ये जब ज़्यादा रिलीज होता है तो ये करने के जो मन में भावनाएं होती हैं बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो 98.6 होता है, ठीक है, 98.6। शरीर का कौन सा ग्रंथि वाहिनीहीन होता है? वाहिनीहीन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हैं वाहिनीहीन होती हैं। पशुओं के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? सीधी सी बात है, ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन दे देंगे, है ना। तो इससे जो होता है अपने दूध को उतार देगा। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों बनता है हमारे अग्नाशय पैंक्रियाज में। अगर ये नहीं खराब हो जाएगा तो नहीं बनेगा। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। लेकिन ये छोटी जरूर है, लेकिन इसमें बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है। साथ ही साथ इसको हम लोग जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, है ना। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले तो जान जाइए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है, ठीक है, ये भी बताए हैं आपको। चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। तो अगला जो प्रश्न है वो हमारा प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है ना। तो याद रखिएगा, वर्ण किल्वक के कारण, वर्ण किल्वक एक प्रकार का पिगमेंट होता है ना, जिसके कारण जो है ये अपना रंग बदलता है गिरगिट। पाचन में, है ना, पाचन में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो देखिए एमाइलेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज एंजाइम है। शरीर में वृद्धि के हार्मोन को स्राव को रोकने के का कौन कार्य करता है? तो शरीर में हार्मोन के स्राव को रोकने का काम सोमैटोस्टेन करता है। तो याद रखिएगा सोमैटोस्टेन, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। और जितने भी देखिए जो प्रश्न है वो सारे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। अगर आपको लगता है कि ये जो कंटेंट आपको मिल रहा है ये आपको काम आने वाला है तो आप ज़रूर इसको 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि परीक्षा में ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और अगर एक बार वीडियो देख लेने से आपका ये क्लियर हो जा रहा है तो ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, है ना। आइए चलते हैं आगे। प्रसव के समय गर्भावस्था में फैलाव और संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन और एक होता है पीटोसिन और एक होता है और रिलैक्सिन भी होता है, इसमें नहीं दिया है। रिलैक्सिन काफ़ी मदद करता है इस चीज़ के लिए, ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन याद रखना। मानव में सोने जागने के चक्र में कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? मेलाटोनिन जो है वो सोने और कब सोना है कब जागना है इस हार्मोन का स्रावर ये हार्मोन कंट्रोल करता है। तो बहुत सारे फैक्ट हैं हमारे बॉडी में, है ना। आइए चलते हैं आगे। पुरुषों के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास में कौन सा हार्मोन सहायक है? टेस्टोस्टेरोन। प्रजनन में जो सहायक होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। महिलाओं में गर्भावस्था बनाए रखने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो सहायक होता है। स्त्रियों की सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि का विकास कौन हार्मोन सहायक होता है? स्त्रियों में जो प्रजनन अंग होते हैं जैसे वेजाइना हो गया, इंटरनल पार्ट्स हो गए, ग्रेविक्स हो गया, इन सबको कौन हेल्प करता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन करता है, ठीक है। गर्भावस्था बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन और प्रजनन अंग को विकसित करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन।
मनुष्य की मुख गुहा से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। पाचन शुरू कहाँ से होता है? मुख से। ख़त्म कहाँ होता है? तो छोटी आंत में जाकर के ख़त्म हो जाता है। याद रखना, छोटी आंत में पाचन की समाप्ति हो जाती है। वोसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो डायूरेसिस हो जाता है वोसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से। ठीक, याद रखना। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर में पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पैरोटिड जो ग्रंथि होती है कान के ठीक नीचे, कान जो होता है ना उसके ठीक नीचे पैरोटिड ग्रंथि होती है। और ये जो होता है ये हमारे लिए बहुत ग्रंथि महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ब्रेन के लिए। गर्भ निरोधक दवाइयों के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? एस्ट्रोजन हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं, क्योंकि ये जो होता है जो गर्भावस्था होता है उसको रोकने का कार्य करता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य दोनों प्रकार की है? तो अग्नाशय ग्रंथि अंत और बाह्य ग्रंथियाँ दोनों में आती है। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मेलानिन जो होता है वो रंग प्रदान करता है। मेलानिन का काम क्या होता है? तो बाहरी चीज़ों से, यानी बाहरी जो सूर्य का प्रकाश, यूवी रेडिएशन वगैरह आ रहे हैं उनसे सुरक्षा करना। तो मेलानिन इसको रोकता है और बचाने का कार्य करता है। हाइडेरियन ग्रंथियाँ शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? आँख और नाक, आँख और उसके आसपास जो होती है हाइडेरियन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि को नष्ट करने वाला कौन सा रोग है? तो हाशिमोटो रोग। इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। यानी हाशिमोटो रोग अगर हो जाएगा तो एक प्रकार से थायराइड जो है वो समाप्त हो जाएगा। और थायराइड जब समाप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो है इंसान का बच पाना एक तरीके से मुश्किल हो जाएगा। तमाम प्रकार के अलग अलग रोग बीमारियां हो सकती हैं। थायराइड ग्रंथियों को नियंत्रित कौन करता है? तो आयोडीन करता है। आयोडीन कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है, आप सभी को पता होगा, ग्लैटर जिसको कहते हैं। कैलामाइल ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती? कहाँ? आँखों में पाई जाती कैलामाइल ग्रंथियाँ। मेढक में कशीर स्तंभ के दोनों ओर स्थित ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो रेडन ग्रंथि कहा जाता है। स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं? स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियाँ को तो श्वेत ग्रंथि, यह ग्रंथि शरीर में जल और लवण को नियंत्रित करने में सहायक करता है। श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, श्वेत। ठीक है, चलिए आइए। ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा। इंटरफेरॉन का प्रयोग किस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? इंटरफेरॉन जो होता है वो कैंसर बीमारी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। याद रखना है आपको, कैंसर बीमारी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले कंसेप्ट को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि सिलिकोसिस क्या है? तो फेफड़ों से संबंधित एक रोग है सिलिकोसिस। फेफड़ों से संबंधित क्या है? एक रोग है, इसको हम सिलिकोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये सिलिकोसिस रोग हो गया फेफड़ों से संबंधित, ये आपको ध्यान में रखना है। फेफड़ों से संबंधित मक्का फसल में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता की कमी से जो होता है हो जाता है। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? सरसों का रोग है। सफ़ेद कीट सरसों का रोग है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला है, अच्छा ब्लैक किट अगर पूछेगा, ब्लैक किट अभी जो समीक्षा अधिकारी ने पूछा, तो ब्लैक किट तो ये गेहूं का रोग होता है ब्लैक किट। भिंडी में पीत वर्ण शिरा रोग किसके कारण होता है? तो भिंडी में जो पीत वर्ण, भिंडी देखेंगे मुड़ मुड़ जाएगी, है ना, पतली सी रहेगी, मुड़ मुड़ जाती है भिंडी उसमें, है ना, सड़ने लगती, तो ये सफ़ेद मक्खी के कारण होता है रोग। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? हेपेटाइटिस के लिए किया जाता है, खतरनाक बीमारी है। रानीखेत रोग किस जीव से संबंधित है? तो मुर्गियों में रानीखेत रोग होता है। स्मट रोग जो होता है, स्मट इसको कहते हैं स्पॉट्स रोग, किससे संबंधित है? किस फसल से? तो ये गेहूं से संबंधित है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है? तो ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है ब्लैक हार्ट रोग, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला है कि बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो जो बर्ड फ्लू है वो इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है ना, याद रखना है H5N9। किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? तो भाई जो वायरस वाले जो रोग होते हैं उनको नहीं किया जा सकता है ना। खसरा को एंटीबायोटिक से नहीं सही किया जा सकता है। छोटी माता रोग चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है। किस वायरस के? तो वेरिसेला वायरस है ना, छोटी माता होता है, स्मॉल चिकन पॉक्स जिसको कहते हैं। खसरा नामक रोग किस विषाणु के द्वारा होता है? तो मोरबिल विषाणु। खसरा है मोरबिल विषाणु। और जो भी विषाणु रोग होगा वो कभी भी एंटीबायोटिक से नहीं सही होता है। वायरोला वायरस जो होता है इसके कारण कौन सा रोग होता है? चेचक। ये जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये 100% मैं बता रहा हूँ किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है, तो इसको आप एकदम भी हल्के मत लीजिए, वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए। चलिए आगे देखते हैं अगले स्लाइड पर। गलसुआ नामक रोग किस वायरस के कारण होता है? तो मम्प्स वायरस के कारण होता है गलसुआ नामक रोग। जन्म के तुरंत बाद शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG का टीका, बेसिली क्लेमेट जो है वो हम लोग इसको नाम देते हैं क्यूरिन। तो ये BCG का टीका होता है। रोग के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? वेक्टर्स बोला जाता है ना। जो एक जैसे मक्खी है, मक्खी अगर यहाँ से बैठ करके किसी दूसरे चीज़ पर गई, बैठ करके वहाँ रोग को फैला दी, तो इसको हम बोलेंगे वेक्टर, वाहक है ना, वाहक वेक्टर। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है जो प्रभावित करता है रुधिर को। ग्लूकोमा किस अंग का रोग है? तो ये नेत्र का रोग है। ग्लूकोमा जो है वो एक नेत्र का रोग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला है कि स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन में दूध निकलता है? ऑक्सीटोसिन के कारण जो होता है दूध निकलता है। तभी तो जो होता है ऑक्सीटोसिन दे दिया जाता है ताकि जो है वो जो गाय भैंस रहती है उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे दिया जाता है। एड्स देने वाले रोग वायरस की पहचान किस वर्ष हुई? 1981 में। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? मच्छर के द्वारा जो होता है ये उत्पन्न होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण होता है। हरे शैवाल के कारण चाय में लाल रोग रस्ट होता है। काली खांसी किस जीवाणु के कारण होता है? बोटिला पर्टिटिस जीवाणु। देखिए वायरस और जीवाणु के लिए, वायरस के तो कौन कौन से जो रोग होते हैं, जीवाणु के कौन कौन से रोग होते हैं, और जो है कवकों से कौन कौन से रोग होते हैं, और जो क्या कहते हैं प्रोटोजोआ होते हैं उनसे कौन कौन से रोग होते हैं, इसका एक पूरा अलग से वीडियो बनना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अलग से उसका ट्रिक के साथ बनाऊंगा ताकि आप पहचान पाए कौन सा रोग किससे होता है। ठीक है, हालांकि जीवाणु का नाम, विषाणु का नाम तो याद ही करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। हैजा नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? वैब्रियो कोलेरी से होता है हैजा नामक रोग। क्षय रोग किस जीवाणु से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, टीबी यानी क्षय रोग। टिटनेस नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो क्लास्ट्रेडियम टिटेनी से होता है टिटनेस। सिफिलिस नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ट्रेपोनोमा प्लेडियम जो होता है, ट्रेपोनोमा प्लेडियम सिफिलिस बीमारी। सिफिलिस बीमारी एक जो होता है जनन बीमारी है ना, जिसपे जननांगों पर मस्से वस्से पड़ने लगते हैं और जो होता है घाव बनने लगता है और पेशाब में जलन होने लगती है। काली खांसी के बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? DPT, जिसका पूरा नाम है डिप्टेरिया पर्टिटिस टिटेनिस है ना। 3 इसमें जो होते हैं वो होते हैं, डिप्टेरिया होता है, पर्टिटिस होता है, टिटेनस होता है। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। ट्रिपेनोसोमा क्या है जिससे सोने की बीमारी के अच्छा ट्रिपेनोसोमा एक बीमारी है जो सोने की बीमारी है और ये किससे होती है? तो प्रोटोजोआ से होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंटमीबा जिंजवैलिस क्या है जिससे पायरिया रोग होता है? तो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। खाज रोग किसके कारण होता है? खाज रोग जो होता है स्केबिज नामक कवक से होता है।
है ना। एक्रिस स्कैबिज नामक कवकों से खाज, खुजली, दाद, ये सब सारे रोग होते हैं। कवक जनित रोग दाद किसके कारण होता है? तो ट्राइकोफाइटोन, है ना, ट्राइकोफाइटोन और पिडर्मोफाइटोन से होता है। स्कैरियोसिस रोग किससे होता है? तो कृमि जनित स्कैरियोसिस लुम्फिकाइडिस के कारण ये रोग होता है। देखिए स्कैरियोसिस क्या होता है कि पेट में आपने देखा होगा छोटे होने पर एक कीड़ा रहता है जिसको हम केचुआ के नाम से कहते हैं, लोकल भाषा में केचुआ। तो वही अगर पेट में हो जाएगा तो उसको स्कैरियोसिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड कह रहा है कि कोयला खदान में काम करने वाले श्रमिकों को कौन सा रोग हो जाता है? तो फुफ्फुस सधुलिमयता जो होता है, फुफ्फुस यानी लंग्स का बीमारी हो जाता है इनको। धान का अंगकारी रोग किसके कारण होता है? जैंथोमोनास ओराइजी के कारण जो होता है धान का अंगमारी रोग हो जाता है। कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किसका आयु निर्धारित करने के लिए है? तो जीवाश्म यानी कि कार्बन डेटिंग क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। पुराने से कोई चीज़ अगर मिलता है तो हम उसके कार्बन की मैचिंग कराते हैं, कार्बन की डेटिंग करा के इससे अंदाज़ा लगाते हैं वो कितना पुराना है ना। तो जीवाश्म पुराने होते हैं तो उनका अंदाज़ा लगाने के लिए किया जाता है। एक जली फर्न और जैविक उर्वरक है, एजोला क्या है? एजोला एक जली फर्न है और जैविक उर्वरक है। एजोला का उपयोग और जैविक उर्वरक के लिए किया जाता है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम जो होता है, और जैपोनिकम, राइजोबियम जैपोनिकम इसका पूरा नाम है, लेकिन परीक्षा में राइजोबियम बैक्टीरिया ही देता है, याद रखिएगा। अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड कह रहा है कि जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक में किया जाता है। प्लेग रोग किससे फैलता है? जीवाणु से फैलने वाला एक रोग है। ये रोग जो होता है यूरोप में बहुत पहले जो होता है 18वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा तबाही भी मचाया था प्लेग, है ना। चूहों से फैलने वाला रोग है ये। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने? तो मलेरिया के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले तो खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। और ये जो होता है एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है ना। प्लाज्मोडियम इसमें रहता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वॉल्वॉक्स, ये सब होते हैं। और ये भी पूछता है कि मलेरिया की दवा जो होता है कहाँ किससे बनाई जाती है? तो मलेरिया की दवा जो होती है ना, सिनकोना एक पेड़ होता है, सिनकोना की छाल से बनाई जाती है, सिनकोना। और जो दवा बनाया जाता है उसको हम कहते हैं कुनेन ना। तो ये भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। काली मौत खतरनाक डेंजरस बीमारी होती है। डेंगू बुखार के कारण शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। और डेंगू बुखार किससे होता है? तो जो होता है ये डेंगू जो बुखार होता है वो एक मच्छर होता है जिसको हम लोग एडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एडीज कहते हैं। इसको टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर, है ना। तो ये जो होता है ये टाइगर मच्छर जो होता है वो एक प्रकार से हमारे शरीर में वायरस छोड़ता है और उस वायरस से जो होता है हमको डेंगू बुखार हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पर आपका देखिए ये वीडियो समाप्त होता है। होप आप लोगों को कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है, मेहनत करके दिया जा रहा है। आपको लगता है अगर ये चीज़ अच्छा आपको मिला तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के